नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से गूगल एग्जाम स्टडी के ऊपर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने यहाँ पे पॉलिटी की सीरीज जो है वो शुरू कर रखी है। और आज हम एक कल के जैसी एक और प्रैक्टिस सेट पॉलिटी का हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। और मैं तो आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि इस जो वीडियो आपके सामने आ रही है इसको पूरा देख लिया करो, क्योंकि इसके अंदर हम जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ना, या तो वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जितने भी हुए वहाँ पे पूछे गए हैं, या फिर जो ज़्यादा आने की संभावना बनती है ना, वही क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पीछे प्रैक्टिस सेट किए हैं, वही उसी प्रकार का आज एक और प्रैक्टिस सेट हम पॉलिटी का करने जा रहे हैं। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखिए, भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन आते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत के वर्तमान जो महान्यायवादी है वो कौन आते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी, देखो, महान्यायवादी का मतलब क्या होता है। महान्यायवादी का मतलब होता है अटॉर्नी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का महान्यायवादी। तो भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू, MC सीतलवाड़, के वेणुगोपाल और तुषार मेहता। तो आपको ये बताना है कि वर्तमान में जो भारत के महान्यायवादी है वो कौन आते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ये वर्तमान में भारत के क्या है, ये वर्तमान में भारत के CAG यानी केग आते हैं। ये वर्तमान भारत में क्या आते हैं, केग आते हैं। उसी प्रकार से MC सीतलवाड़, के वेणुगोपाल और तुषार मेहता। तो वर्तमान में भारत के जो महान्यायवादी आते हैं वो कौन आते हैं, के वेणुगोपाल आते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही रह जाएगा। MC सीतलवाड़ यहाँ पे नहीं रहेंगे। तुषार मेहता जो है ये वर्तमान में आ जाते हैं सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये वर्तमान भारत के क्या आ जाते हैं, तुषार मेहता जो सोलिसिटर जनरल है। अगर पूछे कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन आते हैं, तो वो आते हैं के वेणुगोपाल आ जाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। मूल अधिकारों का मतलब यहाँ पे होता है फंडामेंटल राइट की बात यहाँ पे हो रही है। यानी मूल अधिकारों की सुरक्षा करने का मतलब होता है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट का जो वर्णन है वो संविधान के कौन से भाग में किया गया है। तो भाग नंबर तो यहाँ पे आता है 3। अगर पूछे कि इनका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल जो रहते हैं ये 12 से लेकर के 35 तक यहाँ पर आएंगे। अब देखो, मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है अनुच्छेद 32, 129, 143 और 131। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो, ये जो आर्टिकल है, ये जो 32 नंबर है, ये क्या है, हमारा जो छठा फंडामेंटल राइट आता है। छठा मतलब कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही वो फंडामेंटल राइट है जिसके आधार पर, या फिर मैं ऐसे कह दूं कि यही वो आर्टिकल है जिसके आधार पर जो सर्वोच्च न्यायालय है ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। कहने का मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये यहाँ पे क्या काम करता है, रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करता है। और वो रिट कितने प्रकार की जारी करता है, तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 129 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को ही कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसे कहा जाता है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। 143 के तहत जो भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, यह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगने के लिए ये आर्टिकल इसमें यूज किया जाता है। 131 के अंदर आता है आरंभिक और मूल क्षेत्राधिकार। यानी अगर भारत सरकार और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट या फिर 2 राज्यों की सरकारों के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हुआ है, तो उसका निपटारा जो है आर्टिकल 131 के तहत करता है सुप्रीम कोर्ट। अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन रह जाएगा, अनुच्छेद 32 यानी 32 नंबर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है।
अब यहाँ पे आपके सामने जो चारों ऑप्शन है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा विषय ऐसा है कि जिन पर केंद्र और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये दोनों की दोनों जो है कानून बना सकती है। अब इसमें देखो, संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची और राज्य सूची। आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, हमारे संविधान की जो 7वीं जो अनुसूची है, इसमें 3 प्रकार की लिस्ट का वर्णन किया गया है। कौन कौन सी लिस्ट है वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो पहली है वो है यूनियन लिस्ट। पहली कौन सी है? यूनियन लिस्ट। और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाती है। दूसरी कौन सी होती है? तो स्टेट लिस्ट। दूसरी होती है स्टेट लिस्ट और इसके ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरी कौन सी होती है? कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट होती है और इसके ऊपर जो होती है, इसको बोलते हैं यहाँ पे तो केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है। और एक होती है अवशिष्ट सूची। अगर कोई भी सब्जेक्ट इन दोनों के अंदर में नहीं आ रहा है तो वो फिर कहाँ पे आता है? तो वो सब्जेक्ट जो है रखा जाता है अवशिष्ट सूची या फिर अवशिष्ट शक्ति के अंदर आता है। पूछा क्या गया है? जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। तो यहाँ पर तो केंद्र सरकार आती है, स्टेट के ऊपर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट आएगी, ये आती है कॉनकरेंट, यानी इसको बोलते हैं समवर्ती सूची जो होती है ना, तो समवर्ती सूची के ऊपर केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकती है। तो संघ सूची के ऊपर तो कौन सी बनाती है? तो वो तो रहेगी केंद्र सरकार। समवर्ती सूची, यहाँ पर दोनों ऑप्शन ये हमारा सही रह जाएगा। अवशिष्ट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? समवर्ती सूची वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 71वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषा जोड़ी गई थी? अब जब हमारा मूल संविधान की अगर हम बात करें तो हमारे मूल संविधान के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि कुल कितनी भाषाएं थी। तो जो हमारा मूल संविधान था, जब हमारे मूल संविधान की हम बात करें तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में इनमें 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया था। वर्तमान में कितनी आती है? 22 भाषाएं आती है। कौन कौन सी को कब जोड़ा गया था वो हमें देखना है। वह यूं था कि सबसे पहले 21वां अमेंडमेंट हुआ था, 1976 को हुआ था। कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? हिंदी भाषा को जोड़ा गया था। फिर यहाँ पे 71वां अमेंडमेंट होता है, 1992 के अंदर होता है। कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? तो यहाँ पे आती है नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद में 92वां अमेंडमेंट हुआ था 2003 के अंदर। कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था? तो 4 भाषाएं यहां पर आती हैं, संथाली, मैथिली, एक बोडो और डोगरी। इन 4 भाषाओं को यहाँ पे जोड़ा गया था। तो इसने पूछा क्या है? 71वां संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था? हिंदी को नहीं जोड़ा गया था, कोंकणी कश्मीरी नहीं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये ऑप्शन हमारा सही रह जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा है? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को यहाँ पे जोड़ दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने राष्ट्रपति शासन को मृत पत्र की संज्ञा दी थी? बहुत ही बढ़िया या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप कह सकते हो। पूछा गया है कि निम्न में से राष्ट्रपति शासन को किसने मृत पत्र की संज्ञा दी है। अब आपको पता होगा कि ये जो राष्ट्रपति शासन होता है ना, ये संविधान के कौन से आर्टिकल के आधार पर लगता है, यानी कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है? आर्टिकल नंबर 356 में इसका वर्णन किया गया है। बहुत सी सरकारें क्या होती है, इस आर्टिकल का दुरुपयोग करती है। ठीक है ना, यानी जहां पे जो गवर्नमेंट चल रही होती है ना, उसको क्या काम करेगी? तुरंत उसको बर्खास्त करवा देगी और वहां पे लगवा देगी प्रेसिडेंट रूल, यानी राष्ट्रपति शासन। अब एक चीज देखो, इस आर्टिकल का बहुत ज्यादा क्या होता है? दुरुपयोग होता है। इसीलिए यहाँ पे मृत पत्र की संज्ञा दी गई है। किसके द्वारा दी गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के मुंशी और BN राव। बताइए, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो आता है बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था
कि जो संविधान का आर्टिकल 356 है, यानी जो राष्ट्रपति शासन है, इसे मृत पत्र की संज्ञा यहाँ पे दी गई थी। कवर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अब इसमें कुछ आर्टिकल आपके सामने दे रखे हैं और हमें यह बताना है कि भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। हमें यह बताना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वर्णन है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल 280, आर्टिकल 165, आर्टिकल 324 और आर्टिकल 226। तो कौन सा रहेगा? आर्टिकल 280 जो है ना, इसमें तो जिक्र किया गया है वित्त आयोग का। आर्टिकल 280 के अंदर जिक्र किसका आता है? वित्त आयोग का। अनुच्छेद 165 के अंदर किसका वर्णन आता है? इसमें रहेगा जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसका वर्णन यहाँ पे आता है। इसके अलावा अनुच्छेद 324 के अंदर इसका वर्णन आएगा और 226 के तहत जो है ना, ये हाई कोर्ट क्या काम करता है? रिट जारी करता है। हाई कोर्ट क्या काम करेगा? रिट जारी करता है। तो पूछा क्या है? निर्वाचन आयोग का वर्णन। कौन सा हमारा आंसर सही रह जाएगा? अनुच्छेद 324 324 के अंदर क्या आता है? यहाँ पे निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? अब इसने पूछा है कि ऐसा कौन सा अधिनियम पारित हुआ था कि जिसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना जो वो की गई थी। संघीय न्यायालय का मतलब होता है फेडरल कोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है। फेडरल कोर्ट, और फेडरल कोर्ट की स्थापना जो हुई थी ना, वो होती है 1 अक्टूबर 1937 को होती है। फेडरल कोर्ट के पहले जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो किसे बनाया गया था? तो वो यहाँ पे हमारा आंसर आता है सर मॉरिस ग्वेर को बनाया गया था। सर मॉरिस ग्वेर को बनाया गया था। लेकिन इसने क्या पूछा है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, हमें यह बताना है। अब एक चीज देखो ना, यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बताइए, ये नहीं होता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये ही हम ऐसा कह सकते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा क्या होता है? इसे कहा जाता है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल जो है वो हमारे संविधान में कहाँ से उठाए गए थे? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाए गए हैं। अब इसमें सोचो, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, इसके द्वारा भी यहाँ पे बहुत कुछ परिवर्तन किया गया था। जैसे महिलाओं को मत देने का अधिकार यहाँ पे किया गया था। जो केक का पद है वो इसी के आधार पर यहाँ पे किया गया था। इसके अलावा लोक लेखा समिति की स्थापना भी यहाँ पे की गई थी। लेकिन पूछा है कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से अधिनियम से हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा यहाँ पर हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए जारी होता है? पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो अध्यादेश है ये क्या होता है। यानी इसने पूछा है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी अध्यादेश है वो कितनी अवधि के लिए लागू रहता है। अध्यादेश का मतलब होता है कि जब भी देश के अंदर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि कोई नियम या कानून लागू करने की जरूरत है और उस समय अगर हमारी पार्लियामेंट के सेशन नहीं चल रहे हैं, सेशन का मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट के सत्र नहीं चल रहे हैं ना, तो उस केस के अंदर क्या होगा? राष्ट्रपति अपने से क्या काम करता है? एक नियम या एक कानून लागू करता है और वही होता है ऑर्डिनेंस या फिर अध्यादेश। अगर पूछे कि कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है ना, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी होता है वो आर्टिकल 123 के अनुसार होता है। पूछा क्या है? कितनी अवधि के लागू रहेगा। ध्यान रखना, राष्ट्रपति उन्हीं विषयों के ऊपर अध्यादेश जारी करता है या उन्हीं सब्जेक्ट या उन्हीं विषयों के ऊपर जारी करेगा जो अगर सेशन चलता है पार्लियामेंट का और जो उसमें पारित हो सकते हैं उन्हीं पे लागू करता है। तो आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग करता है ऑर्डिनेंस जारी। पूछा है कितने माह के लिए? तो ये लगभग 6 माह के लिए क्या होता है? लागू रहता है। अगर 6 माह में इसने संसद इसे पारित कर देती है तो ठीक है, अगर नहीं पारित हुआ तो फिर ये क्या हो जाता है? अपने आप समाप्त हो जाता है। चलिए
लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? अब इसको आप लोकसभा का पहला आम चुनाव कह सकते हो, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव भी कह सकते हो। आपको पता होगा अक्टूबर 1951 से लेकर के ये चलते हैं, पहले जो आम चुनाव थे फरवरी 1952 तक चलते हैं। अगर ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे सही रहेगा कि 1951-52 के अंदर पहले क्या होते हैं, आम चुनाव। अगर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आपको दे रखे हैं कि 1949 है, 1952 है, 51 है या 54 है, तो फिर इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1952। 1951 के अंदर 1952 में सबसे पहले जो इलेक्शन होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। उसके बाद में इलेक्शन जो होंगे, उसके बाद में इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, उसके बाद में होते हैं राज्यसभा के, उसके बाद में होते हैं भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के, फिर होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। इस प्रकार से यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। तो 1951-52 के अंदर आम चुनाव 1952 के अंदर हुए थे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? यानी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात हो रही है फंडामेंटल जो ड्यूटीज है उसकी बात हो रही है कि जो मूल कर्तव्य है ये हमारे संविधान में किस समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए थे। पहले आपको ये पता होना चाहिए जो मूल कर्तव्य है ना, इसको हमारे संविधान के कौन से भाग में जोड़ा गया था। तो भाग 4 इसका अलग से बनाया था, और इनको कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया था, कौन से आर्टिकल में इनको जोड़ा गया था। तो आर्टिकल यहाँ पे रहेगा 51 है, इसमें जोड़ा गए थे। लेकिन क्या मूल संविधान के अंदर जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये थे? तो ध्यान रखना कि जब संविधान लागू हुआ था उसमें मूल अधिकार, इसमें ये जो मूल जो कर्तव्य है वो नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वां अमेंडमेंट हुआ था। 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976, यहाँ पर इनको जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो वो यहाँ पे जोड़ा गया था सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कौन सी समिति रहेगी? तो सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था। बलवंत राय मेहता समिति आपको पता ही है 1957 के अंदर बनती है। किससे रिलेटेड थी? तो ये पंचायती राज से रिलेटेड थी। ठीक है, समिति ये जो अशोक मेहता जो समिति है ये कब बनती है? तो ये 1977 के अंदर बनती है। ये भी संबंधित थी किससे? पंचायती राज से थी। ठीक है, और जेवीपी समिति जो है ये बनती है जो राज्य पुनर्गठन, जो राज्य बनने थे किसके आधार पर? जो भाषा के आधार पर, तब यहाँ पे बनाई गई थी। तो ये तो बनती है 1948 के अंदर। तो पूछा क्या है कि किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? सरदार सवर्ण सिंह समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? अब देखो, जो राज्य विधानमंडल होता है और राज्य विधानमंडल जो होता है ना उसमें 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। लेकिन आज भारत के सभी राज्यों के अंदर क्या है? विधान परिषद नहीं है। भारत के सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। इसने पूछा है कि कितने राज्यों के अंदर किस में विधान परिषद नहीं है। तो विधान परिषद जो है ना ये भारत के 6 राज्यों के अंदर आती है। वो कौन सा आता है? 6 राज्य कौन कौन से आते हैं पहले वो देख लेते हैं। यहां से बनेगा कर्नाटक, इससे बन जाएगा यूपी, यहां से बनेगा महाराष्ट्र, बनेगा बिहार, आंध्र प्रदेश, और यहां से बन जाएगा तेलंगाना। ये बनता है तेलंगाना। तो 6 राज्यों के अंदर आती है। पूछा है कि किस में नहीं है? तो बिहार के अंदर तो है, महाराष्ट्र के अंदर भी है, कर्नाटक में है, हरियाणा के अंदर नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही। क्या हरियाणा के अंदर विधान परिषद है? हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता? भारतीय संविधान के, अब इसके अंदर थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हुई है कि भारतीय संविधान के कौन से, इसने पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना, संविधान के किस भाग को, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये इसके अंदर पूछा गया है। तो भाग नंबर 2 जो है ना, तो ये तो संबंधित रहता है नागरिकता से।
ये तो रहेगा नागरिकता से। इसके अंदर आर्टिकल जो आएंगे वो 5 से 11 तक आते हैं। भाग नंबर 3 जो है इसके अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट जो है वो 12 से 35 तक आते हैं। भाग नंबर 4 में क्या आते हैं, डीपीएसपी आते हैं, डीपीएसपी, और इनका जो वर्णन है वो आर्टिकल 36 से 51 तक रहेंगे। और भाग नंबर 5 के अंदर पूरी की पूरी जो संघीय कार्यपालिका है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो पूछा है कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा का मतलब क्या होता है, ऐसा घोषणा पत्र जिसमें उस देश के राष्ट्रपति के द्वारा या देश के मुखिया के द्वारा उस देश के नागरिकों को कुछ राइट दिए गए हों और कुछ उनको फ्रीडम दी गई हो। तो अब आप मुझे बताइए कि हमारे संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जिसके अंदर हमें हमारे जो राइट है, हमारे जो मौलिक अधिकार है वो मिले हुए हैं। तो कौन सा भाग रहेगा, भाग नंबर 3 के अंदर मिले हुए हैं। तो भाग नंबर 3 को ही क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर हुआ, इतना पॉइंट ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित किए जाते हैं, भारित होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते होते हैं वो किस पर भारित होते हैं। एक तो होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक पर, वेतन आयोग पर, भारत की संचित निधि के ऊपर, और लास्ट पॉइंट आता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, भारतीय रिजर्व बैंक, वेतन आयोग और भारत की संचित निधि। देखो, 2 प्रकार की क्या होती है, निधियां होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है संचित निधि, एक तो होती है संचित निधि, और एक होती है आकस्मिक निधि, एक होती है आकस्मिक निधि। ठीक है, ये 2 प्रकार की निधियां होती है। इसका वर्णन जो रहेगा वो आर्टिकल 266 में आता है, इसका वर्णन आर्टिकल 267 के अंदर आता है। पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस पर भारित होता है, तो वो भारित होता है भारत की संचित निधि के ऊपर भारित रहता है, यानी यहां से इनको क्या होता है, वेतन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है, और अभी मैंने आपको बताया था कि राज्य में जो धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। देखो, 2 मंडल होते हैं राज्य विधानमंडल में, एक तो विधानसभा होती है, एक तो होती है विधानसभा, और भारत के 6 राज्यों के अंदर भी क्या है, साथ में विधान परिषद भी आती है, विधान परिषद भी आती है। लेकिन इसने क्या पूछा है, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है दोनों में से किसी भी सदन में, ऐसा नहीं हो सकता दोनों सदनों में एक साथ, ऐसा भी नहीं हो सकता केवल विधानसभा में, केवल उस सदन के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन सही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। यानी कौन सा रहेगा, केवल विधानसभा के अंदर धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि जब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट प्रस्तुत होता है वो सबसे पहले कहां पर प्रस्तुत होगा, विधानसभा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। पूछा क्या गया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब किसकी बात हो रही है, भारत के जो केग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो आर्टिकल जो रहेगा वो 148 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। पूछा क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, नीति आयोग, प्रधानमंत्री। तो वो यहाँ पे नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। क्लियर हुआ। तो अगर पूछे कि के की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के कौन आते हैं, अभी मैंने करवाया था आपको, गिरीश चंद्र मुर्मू आते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। ये क्या है, वर्तमान भारत के केग आते हैं। कवर हुआ। चलिए, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, हो गए। ये थे 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी जो सीरीज है पॉलिटी की, ये लगातार जारी रहेगी, और उसके बाद में जैसे ये प्रैक्टिस सेट पूरे हो जाते हैं तो हम उसके बाद में थ्योरी से सिस्टम शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।